हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। आज की ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपको अपने EMRS के हर पेपर में, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो नॉन टीचिंग है या टीचिंग का कोई भी पेपर है, वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं उसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए रिकॉल करने की। और इस टॉपिक को जितना ज़्यादा आप अच्छे से कर लेंगे उतना ज़्यादा आप ये मानकर चले कि नंबर्स को सिक्योर कर सकते हैं। अगर 4 नंबर का सवाल आपका आता है तो आप ये मानकर चले कि राइट टू एजुकेशन से 4 नंबर का सवाल आपका न सिर्फ इंश्योर हो रहा है, बल्कि अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपके 4 नंबर आपके हाथ में हैं। तो राइट टू एजुकेशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हर बार की तरह पहले जान लेते हैं। राइट टू एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। राइट टू एजुकेशन में हम 3 सेगमेंट्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि राइट टू एजुकेशन है क्या, और राइट टू एजुकेशन का ये नीड क्या है, या फिर आप ये कहें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर एम क्या है, या फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम समझेंगे। और आखिर में हम कंक्लूड करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि राइट टू एजुकेशन का यहाँ पर क्या चीजें इसके पक्ष में है और क्या क्या चीजें इसको जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो 3 सेगमेंट में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो PDF मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी है और चैनल भी है, दोनों को आप सर्च कर सकते हैं। चैनल के ऊपर आपको PDF मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप कंप्लीटली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इसमें से जो पढ़ाई कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ध्यान रखिएगा 2009 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, पहली बात। और यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या फॉर्म्ड होंगे ये भी मैं बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगी। तो राइट टू एजुकेशन में यहाँ पर सर्व करता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज हिज और ऑन राइट टू गेट अ क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है, एक तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स को ये क्रिएट कर रहा है जो कि किसी भी बच्चे की बुनियादी शिक्षा को तय करता है, और साथ में गुणवत्ता को, यानी कि 2 चीजें बहुत इंश्योर करनी इंपॉर्टेंट है कि भाई राइट टू एजुकेशन में हम किसकी बात करें, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, यानी प्राइमरी शिक्षा की हम यहाँ पर बात करें, प्रारंभिक शिक्षा की, बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और साथ में क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। ये नहीं है कि भाई फ्री में शिक्षा मिल रही है तो किसी भी प्रकार की क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ पॉइंट नंबर 2 में, ये स्लाइड आपके लिए काफी खास रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। संवैधानिक प्रावधान, यहाँ से सवाल हमेशा आपका बनता है कि कहाँ से लिया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 में से अनुच्छेद कौन सा है, 45वां 45। और यहाँ पर DPSP had a provision for state funded as well as the equitable and accessible education, मतलब आसानी से जो आपको मिल सके। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि DPSP यहाँ पर पूरी तरीके से अनुच्छेद 39वें में राज्य वित्त पोषित और साथ ही न्याय संगत और सुलभ, यानी कि जस्टिस हो हर बच्चे के साथ, और यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हो और आसानी से उसको शिक्षा जो है प्राप्त हो पाए। 3 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कई बार असर्शन रीजन में सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, क्या करना है, न्याय संगत तरीके से हो, एक्सेसिबल आसानी से प्राप्त हो सके, और यहाँ पर सुलभ शिक्षा का प्रावधान की बात की जा रही है। शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में बनाया गया था रामामूर्ति समिति की रिपोर्ट के अंडर। इसका नाम याद रखिएगा, रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट कब आई थी, सबसे पहले 1990 में आई थी। और 1990 में सबसे पहले तय किया गया कि शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन जैसे किसी मसले के बारे में बात की जाएगी। आगे बात करते हैं। तपस जो यहाँ पर मजूमदार समिति है 1999, हमने इससे पहले किसकी बात की थी, 1990 की रामामूर्ति जी की समिति के अंडर। उसके बाद 1999 में इसकी स्थापना की गई कि भाई हम राइट टू एजुकेशन बनाएंगे। अनुच्छेद कौन सा रहेगा, 21वां, ये स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, सवाल यहाँ से बनेगा, को शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21A के अंडर। और 2002 में अगेन स्टार मार्क कर रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 86वें संवैधानिक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अमेंडमेंट है, उसके अंदर संविधान के भाग 3, ये भाग नहीं पूछेगा आपसे, ये आपसे ये पूछेगा कि कौन सा अमेंडमेंट है, तो 86th अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है, 21वां A, यहां से सवाल बनेगा आपसे। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया।
ध्यान से दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। 2002 में आया, उसके बाद 86वें संवैधानिक संशोधन के अंडर आया, और इसका यहाँ पर आर्टिकल कौन सा, 21A इसका आर्टिकल है। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि जो अनुच्छेद है आपका 21A वाला, ये शामिल किया गया जिसमें कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सवाल डायरेक्टली पूछता है आपसे, बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए शिक्षा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। एज क्या है, 6 से 14। कक्षाएं कौन सी है, 1 से लेकर 8 तक की। इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुवर्ती कानून का प्रावधान किया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। 3 पॉइंट, स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। फीचर्स ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन, आरटीए एक्ट 2009, ये क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्यों इसके लिए जानना आपके लिए आवश्यक है, काफी खास स्लाइड आपके लिए अगेन स्क्रीन के ऊपर रहेगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट का एम हम तय करेंगे। यहां से अजर्शन रीजन से सवाल कथन कारक वाले सेक्शन से, लक्ष्य से, या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस से डायरेक्टली सवाल बनता है। क्या एम है, हमने क्या जाना कि प्राइमरी एजुकेशन को 3 चीजें हमने जानी। प्राइमरी एजुकेशन देना है, एज कितनी है यहाँ पर, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कक्षा कौन से, 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2002 में सबसे पहली बार ये आया। इम्प्लीमेंट कब हुआ, 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, इसका आर्टिकल कौन सा है, 21A आर्टिकल है। संवैधानिक इसका कौन सा भाग है, 86वां संवैधानिक है इसका भाग। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये कह रहे हैं कि भाई एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य यहाँ पर ये है कि राइट टू एजुकेशन को लागू करने के बाद से यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का आदेश देता है। यानी कि जो बच्चे या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि SC/ST कैटेगरी से, सोशली बैकवर्ड क्लास से, मतलब है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और डिफरेंटली एबल्ड की जो हम बात करते हैं, यानी कि जो सक्षम नहीं है बच्चा, उसको 25% की रिजर्वेशन मिलेगी ही मिलेगी। यानी मान लो अगर पूरे स्कूल में यहाँ पर 50 बच्चे हैं तो 50 में से 25 बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं रिजर्व्ड कैटेगरी से आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप समावेशी विकास की तरफ यहाँ पर देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन बढ़ता नजर आता है, कि प्रत्येक बच्चे को एक ही जो है स्ट्रीम में लेकर के जाना है, मेन स्ट्रीम में लेकर के जाना है, जहां पर शिक्षा को अच्छे से वो प्राप्त कर पाए। राइट टू एजुकेशन की हम आगे बात करने वाले हैं। फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन में हम बात करेंगे। तीसरा यहाँ पर पॉइंट ये कह रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, कह रहे कि इट लेज डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू पीपल टीचर रेशियो, PTR की बात हो रही है। ये जो आपके केंद्रीय विद्यालय का पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ था फरवरी में, ये डायरेक्टली यहाँ से बार बार हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। यानी कि बच्चों का, यानी कि जो चाइल्ड है और जो टीचर, उसका रेशियो हम फिक्स कर पाए। बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपकी जो बिल्डिंग्स है वो साफ सुथरा हो, स्कूल वर्किंग डेज तय किए जाएं, टीचर वर्किंग आवर्स तय किए जाएं। आगे मैं जब MCQs पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में भी बात करूंगी आपसे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपसे पूछता है कि भाई सरकारी स्कूलों में जो एलिमेंट्री सेक्शन है 1 से 5 तक कितना यहाँ पर वर्किंग आवर है स्कूल में, या फिर 5 से 8 तक कितना वर्किंग आवर है, या 8 से 12 तक कितना वर्किंग आवर है, यहाँ से सवाल बनता है। टीचर वर्किंग आवर्स पूछता है, हफ्ते में कितनी बार टीचर का आना जरूरी है, साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितने साल में उसको प्रेजेंस दिखानी है, ये सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या निषेध है, हमने ये जाना कि भाई पहले के RTE है क्या, हमने ये जान लिया। हमने ये जान लिया कि इसका लक्ष्य क्या है, हर एक बच्चे को मेन स्ट्रीम में लेकर के जाना है। फिर हमने ये जाना कि राइट टू एजुकेशन के अंडर आपका स्कूल बिल्डिंग बेहतर होना चाहिए, जो मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको डिस्कस करना भूल गई कि बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। बिल्डिंग साफ सुथरी हो, टूटी फूटी ना हो, बेंचेस ढंग के हों। इसके अलावा अगर बात करें तो स्मार्ट बोर्ड्स जो होने काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है, ऑडियो वीडियो एड्स की जो हम बात करते हैं। इसके अलावा वॉशरूम्स अच्छे हों, वॉशरूम्स के साथ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम्स बनाए जाएं, सफाई बहुत अच्छी से होनी चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखा जाए। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्डिंग और यहाँ पर इंफ्रा में काउंट किए जाते हैं। ये हमने बातें कर ली। अब हम देखेंगे कि भाई क्या यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, क्या निषेध है, क्या कंप्लीटली लागू नहीं होता राइट टू एजुकेशन में। तो क्या हम नहीं कर सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट की जो हम बात करते हैं, यानी कि फिजिकल पनिशमेंट जिसे हम कहते हैं, शारीरिक दंड और मेंटल हरासमेंट, ये कंप्लीटली बैंड है, ये आप नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, ये आप नहीं करेंगे। ये नहीं करना है कि कोई बच्चा किसी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसको हम लेंगे, आप एंट्रेंस एग्जाम लेना शुरू कर देंगे, रिटर्न ले लेंगे, उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद आप उसको एडमिशन देंगे। तो ये नहीं चलेगा। आपको डायरेक्टली बस जाना है
एडमिशन ले लेना। आपको बताना है कि भाई मेरा बेटा या बेटी या बच्चा जो भी है वो कितने साल का है, उसको मैं यहाँ पर एडमिशन दिलाना चाहती हूँ। और स्कूल यहाँ पर कोई भी सवाल पूछने के लिए कंप्लीटली क्या है, बाध्य है, सवाल नहीं पूछ सकता। कैपिटेशन फी की बात करते हैं, कोई यहाँ पर फीस नहीं देनी, क्योंकि क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, फ्री शिक्षा देनी है। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स यहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन में जो है प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकते कि भाई 10 बच्चे पढ़ रहे तो 10 को घर पर बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद रनिंग फॉर स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, यानी एफिलिएशन इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की मान्यता प्राप्त होना काफी जरूरी है उसके लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे कि बच्चे को भय, आघात, चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित हो, यानी कि जरूरी बहुत ज्यादा क्या है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के साथ साथ उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसका जो कंप्लीट ग्रोथ है उसके ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि उसकी एनर्जी कहाँ लग रही है, क्या वो डरा हुआ तो नहीं है, आपसे सवाल पूछने में झिझक तो नहीं रहा है, कितना ओपन माइंडेड है, कितना अच्छा सोच पा रहा है, यानी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। आगे बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ राइट टू एजुकेशन, ये आपको हिंदी में भी आगे स्लाइड दिख जाएगी। मतलब एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई नीड क्या है, सवाल यहां से बनता है। कहते हैं कि भाई द आरटी एक्ट हैज सक्सेसफुली मैनेज्ड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट द अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 to 8, यानी कि बच्चों की गुणवत्ता के साथ साथ बच्चों के एनरोलमेंट्स को बढ़ाना है, एडमिशंस को बढ़ाना है, हर बच्चा पढ़ पाए। आगे मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। आरटी एक्ट अधिनियम कहता है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा, ये मैंने बात कर ली है, कड़े बुनियादी ढांचे के मानदंडों के लिए परिणाम स्वरूप स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार होना काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। वही इंफ्रा की हम बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी हो, लैब्स हो, कोर्ट्स हो, ताकि बच्चे खेल पाए, वहां पर कैंटीन्स की व्यवस्था होनी चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। वॉशरूम्स हो, हाइजीन हो, खाना ढंग का मिले, मिड डे मील्स की जो हम बात करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3.3 मिलियन से अधिक बच्चों ने आरटी एक्ट के तहत 25% कोटा का मानदंड के तहत प्रवेश प्राप्त किया है, बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे एसटी/एससी कैटेगरी से आते हैं, जो हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, ये वाला माफ कीजिएगा, ये वाला जो 3 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दिस वन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई 3.3 मिलियन बच्चों ने यहाँ पर अपने एडमिशंस को सिक्योर किया है। और ये कहते हैं कि हमने और क्या अचीव किया है, हमने और ये अचीव किया है कि मेड एजुकेशन इंक्लूसिव, जो हम हिंदी में कहते हैं भाई समावेशी की जो हम बात करते हैं, कि हर एक बच्चा यहाँ पर एक स्ट्रीम में हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, ओबीसी से है, जनरल कैटेगरी से है, डिसेबल्ड है, किसी भी कैटेगरी से आता है। समावेशी विकास यानी बच्चों को एक मेन स्ट्रीम में ले जाकर के उसके विकास की हम बात करते हैं, और आसानी से हम उसे हर एक शिक्षा को एक्सेसिबल करवा पाए। आगे बात करेंगे, दूसरा हमारा ये अचीवमेंट यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड स्कीम को लेकर के, मतलब जुड़ी हुई चीजें हैं। मतलब कि आप देखिए कि फॉर स्कूल एजुकेशन नेम्ड एज ए समग्र शिक्षा अभियान, समग्र का मतलब क्या है, संस्कृत शब्द है जिसमें हम कंप्लीशन की बात करते हैं, पूरा कंप्लीट। इंटीग्रेटेड मतलब हर बच्चा, किसी भी कैटेगरी, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन से आ रहा है, किसी भी शारीरिक जो है परेशानियों से जूझ रहा है, उसको मौका देना ही देना है। जो क्या करता है, जो कह रहा है कि भाई स्कूल एजुकेशन में से स्कीम्स को हमने लॉन्च किया है, जो कहता है सर्व शिक्षा अभियान, सबका भला हो, सबका, यहाँ पर सर्वता की बात की है, इंटीग्रेशन की बात की है, कि किसी भी कैटेगरी से बच्चा आ रहा है, लड़का है, लड़की है, हर किसी को बराबर का मौका देना। दूसरा पॉइंट कहता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, यानी कि माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षा की क्वालिटी को ध्यान में रखेंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, टीचर एजुकेशन, अब हमने कहा कि भाई हमने चाइल्ड का तो डेवलपमेंट देख लिया, लेकिन टीचर्स की डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे होगा वो, जब यहाँ पर NCT के अंडर, जो हम कहते हैं कि भाई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये फुल फॉर्म ध्यान में रखेगा, सवाल पूछ लेता है यहाँ से। और SSA और RMSA और रूसा और NCT के बारे में मैं अलग से वीडियो बना करके आपको पढ़ाऊंगी। ये पॉइंट्स आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो काफी इंटीग्रेटेड आपको लग रहे होंगे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन में ये हिंदी में आप देख पा रहे होंगे, स्लाइड के ऊपर मैंने बता भी दिया है। तो SSA की बात की हमने, RMS की बात की, और साथ में हमने NCTE के बारे में बात की, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में। स्टेप्स टू बी टेकन, क्या क्या और स्टेप्स लेने हैं बेहतर बनाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई लैंडमार्क आपने फिक्स कर दिया कि हमने 2002 के बाद से यहाँ पर पहले हम 1999 में आए, माफ कीजिएगा 1990 में आए, फिर हम 1999 में हमने इसके बारे में सोचा, फिर हम 2002 में इसको लेकर के आए, फिर हमने रहते सहते 2009 में इसको लागू कर दिया।
तो भाई 21वीं शताब्दी में आकर के आपको इम्प्रूवमेंट तो चाहिए। जब तक जैसे स्मार्टनेस की हम बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात करें, ऑडियो वीडियो एड्स की हम बात करें, तो कैसे हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब हम निरंतर उसमें सुधार करें। तो क्या क्या स्टेप्स लेना आवश्यक है आपके लिए? पहली बात है, माइनॉरिटी रिलीजन स्कूल्स नीड टू बी ब्रॉट अंडर आरटीआई, यानी कि ऐसे जो कि बच्चे माइनॉरिटी से बिलोंग करते, जैसे जैनिस्ट हैं, चाहे सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है भारत में धर्मों में, पारसी हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर मौका देना चाहिए बराबर का। टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन भी बनानी इंपॉर्टेंट है। टीचर को भी हम यहाँ पर ट्रेंड करें कि कैसे स्मार्ट बोर्ड यूज करना है, बच्चे के साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे, कैसे उसको और इम्प्रूव करेंगे, कैसे टेस्ट सीरीज आप बनाएंगे, कैसे बच्चों को हम यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ और समेटिव असेसमेंट में इंप्रूवमेंट को चेक करेंगे। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ से सवाल बनता है हमेशा, टू बी एम्फसाइज्ड ओवर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की क्वालिटी, गुणवत्ता को सुधारें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि भाई चौथी क्लास के बच्चे को 4 × 4 का पता नहीं है और अब 8वीं क्लास में उससे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ 16 का यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। जब उसको यही नहीं पता है तो कैसे आप क्वालिटी को इंश्योर कर पाओगे? स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द टीचर प्रोफेशन अट्रैक्टिव, जो शिक्षा है, गुरु जो है, जो शिक्षक है आपके सामने, उसके प्रोफेशन को बेहतर बनाना है, ताकि ये ना लगे कि हर एक काम यहाँ पर रोजी रोटी के लिए नहीं किया जा रहा है। जो अध्यापक है वो आने वाले भविष्य को बेहतर बना रहा है, तो कैसे उसके प्रोफेशन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रेंड कर सकते हैं। सोसाइटी एज अ होल नीड टू बी सपोर्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विदाउट बाइसेस, ये पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे। पक्षपात नहीं करना है। हम कहते हैं कि भाई जो सोसाइटी है, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी होती है उसका सबसे प्राइमरी भाग होता है आपकी फैमिली, ठीक है। बच्चा कहाँ से सीखता है? परिवार से, उसके बाद कहाँ जाता है? स्कूल में, फिर कहाँ पे हम उसको कंप्लीशन करते हैं? सोसाइटी का, क्योंकि ये तीनों किसके पार्ट है? सोसाइटी के। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या, सोसाइटी में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपका खुद का बच्चा आ रहा है, टीचर आ रहा है, कम्युनिटी आ रही है, NGOs आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी आ रही है। तो यहाँ पर पक्षपात नहीं करना है कि भाई लड़का है तो उसको शिक्षा ज्यादा मिलेगी, लड़की है तो कम शिक्षा ग्रहण करेगी, ठीक है, हम बच्चे को नहीं शिक्षा देंगे, हम इस कास्ट से हैं तो हम इस स्कूल में नहीं जाएंगे, ये काम नहीं करने हैं। और स्कूलों का भी पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए कि बच्चों को पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाए, अध्यापकों को, सोसाइटी को जागरूकता में रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उनको ना हो। आगे बढ़ते हैं, ऑल अबाउट आरटी, कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको हिंदी में भी स्लाइड मिल जाएगी, ये जो इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये 5 पॉइंट्स आपको यहाँ मैंने समअप कर दिए हैं, ठीक है। तो ऑल अबाउट आरटी देख लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या कहा, गारंटी हमने ली, क्या किस चीज की गारंटी हमने ली? मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही हूँ, ठीक है। इसको आप जब PDF मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं वही बता रही हूँ जो कि इसमें लिखा है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा? हमने कहा कि फ्री एजुकेशन देंगे, एज ग्रुप क्या है? 6 से 14, शिक्षा कहाँ तक देंगे? 1 से 8वीं तक, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ रहे हैं? 21A आर्टिकल है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा? 26, ठीक है। कब आया है? 2009 में, माफ कीजिएगा, आया है 2002 में, लागू कब हुआ? 2009 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हमने कहा कि पार्लियामेंट में 2009 को ये आ गया था, पास हुआ 2010 में, 1 अप्रैल से लागू हो गया। कई बार डेट्स आपसे पूछ लेते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी रहेगा। हमने कहा कि 135 कंट्रीज में लागू हो चुका है, ठीक है, पूरे भारत, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम। एक्ट जो कहता है कि 25% हम रिजर्वेशन देंगे, कई बार पूछ लेता है कि भाई कितने परसेंटेज पे रिजर्वेशन मिलती है, तो 25% रिजर्वेशन आपको मिलेगी, जो माइनॉरिटीज से हैं, ST SC कैटेगरी से हैं, सोशली और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं। प्रोहिबिशन क्या है? मारना पीटना नहीं है, बच्चे को समझाना है, प्यार से समझाना है, आप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, एडमिशन लेने से मना नहीं करेंगे, उसको फोर्स नहीं करेंगे किताबें खरीदने के लिए, ठीक है, उससे आप फीस नहीं ले सकते, टीचर जो है यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकता, ये सारी चीजों की हम बारे में हम बात करेंगे। एंड शेल बी हेल्ड बैक एग्जाम्पल टू रिक्वायर टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप आ जाए। होता है ना कि भाई मेरा बच्चा तो 10 साल का हो गया है, 6 साल का हो गया है, तो मैं तो उसको 3rd क्लास में रखूंगा, मैं 5th में डालूंगा, ये काम नहीं करना है। तो आप ये देख पाएंगे, हिंदी में भी पॉइंट्स है। 6 से 14 वर्ष, स्टार मार्क कर रही हूँ, इस पे स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे भी स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। जो प्रोहिबिशन की हम बात कर रहे थे, तो ये आप काफी हद तक ध्यान में रखेंगे। सवाल पे आगे बढ़ने से पहले जो आज का सवाल है, हमने क्या जाना RTE में, कंक्लूड कर रही हूँ, हमने जाना RTE है क्या, इसका एम क्या है, प्रोहिबिशन क्या क्या लगेगा इस पे, और कैसे हम अचीव कर सकते हैं बाकी चीजों को।
ठीक है, ये हमने पढ़ा यहाँ पर। तो आरटी में हमने जाना कि राइट टू एजुकेशन में फ्री एजुकेशन देने की बात की जा रही है। जो आपके लिए ज़रूरी है याद रखना, वो ध्यान में बस रखिए। 21A कॉन्स्टिट्यूशनल इसका आर्टिकल है। अमेंडमेंट 86 मिलेगा आपको, ठीक है। 2009 में ये आया था और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब भी कोई सवाल आरटी से आता है, एक बेसिक चीज ध्यान में रखिए, सवाल को सॉल्व करते हुए लर्नर, बच्चा आपका चाइल्ड जो है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री लेवल पे, उनके विकास को केवल ध्यान में रख करके, उनको सेंटर में रख करके सवालों को सॉल्व करना है आपको। आज का सवाल आपके सामने है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है जिन्होंने कि कमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मोटिवेशन को भी इंक्रीज करता है कि भाई बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं, उनको सीरियसली समझते हैं चीज़ों को। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल यहाँ से बनेगा। इसके अलावा आपसे सवाल क्या पूछता है, टीचर एजुकेशन का वर्किंग आवर क्या है, ठीक है, स्कूल्स का वर्किंग आवर क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन में जो बच्चा आता है उसको कितने हफ्ते स्कूल में प्रेजेंस दिखानी है, और ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। तो टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर प्राइमरी स्कूल, कितना है, यानी एक टीचर 25 बच्चे, एक टीचर 30 बच्चे, एक टीचर 35 बच्चे, एक टीचर 40 बच्चे। कह रहे हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है 1 से लेकर 5वीं तक, ठीक है, यहाँ पर या फिर आप यूं कहेंगे 1 से लेकर 8वीं तक भी, वैसे प्राइमरी काउंट होता है यहाँ पर, 8वीं में तो बढ़ जाएंगे, 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं यहाँ पर, उसमें टीचर के साथ साथ बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है। ABCD इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये सवाल बार बार एजुकेशनल जितने भी टीचिंग एग्जाम अब तक हो चुके हैं सब में पे ये पूछा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी यहाँ से सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और कोशिश करेंगे कि आपके सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर पाएँ। हिंदी की, इंग्लिश की और PDF भी शेयर कर दी है, जनरल अवेयरनेस की भी PDF यहाँ पर शेयर हो चुकी है, तो आप ज़रूर उसको एक बार देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और ऑलवेज वेलकम फॉर योर सजेशंस, एंड जितना भी ज़्यादा आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन फील होगा यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के, जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर और पॉलिश्ड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।